हेलो बच्चों, मैं आपके सामने क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो इसका सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, इसमें आपके दो वर्ड आ रहे हैं, कंडीशनल और प्लस प्रोबेबिलिटी। और आप समझते होंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडीशनल। कंडीशनल माने किसी चीज़ पर कोई कंडीशन अप्लाई कर देना। कोई भी आपका सेंटेंस है, कोई भी आपका इवेंट है। तो सेम सेंस में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जिसके अंदर सेम सैंपल स्पेस में अकर्ड होने वाले दोनों इवेंट एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, या सेम सैंपल स्पेस में पहले अकर्ड होने वाला इवेंट दूसरे अकर्ड होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करता है, या दूसरा इवेंट पहले की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट होता है। मीन्स दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड होती है। चलिए, मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ओके, ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से है कि इसमें जो सैंपल स्पेस है वो है आपका 3 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं। ओके, चलिए पहले हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस आपको मालूम ही होगा, ये एक सेट होता है जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स सेट की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं। चलिए बनाते हैं सैंपल स्पेस किसका। व्हेन व्हेन वी टॉस 3 coins simultaneously। ओके, राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसे दोबारा से बताने की। मैं बोल भी रहा हूँ व्हेन वी टॉस 3 coins simultaneously। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल्स इवेंट्स अकर्ड होने के चांसेस है। ओके, तो गाइस जब हम पहली बार किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो केवल दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो हेड आएगा या आपका टेल आएगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट कॉइन को टॉस कर दिया और ये क्या, ये इसके पॉसिबल आउटकम्स है। अब हम सेकंड कॉइन को टॉस करते हैं। अब तो उसमें सेम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम क्या है 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर सपोज करिए आपके पहले कॉइन पर हेड आ गया तो सेकंड पर क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा। ऐसी अगर फर्स्ट कॉइन पर टेल आता है तो सेकंड कॉइन पर या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। इसी टाइप से अगर मैं थर्ड कॉइन को टॉस करता हूँ तो वहाँ भी सेम केस, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल, या तो हेड या तो टेल। ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो मैं लिखता हूँ एक बार इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल्स हैं। सपोज करिए आपके पहले कॉइन पर हेड आया और दूसरे पर भी हेड आ गया और तीसरे पर भी हेड आ गया। सेम सेंस, तो मैंने देखो ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये वाला मैंने ये वाला एलिमेंट लिखाया, दिख रहा होगा आपको ये। इसी टाइप से मैंने मतलब फर्स्ट कॉइन पर आपका हेड आ गया, सेकंड पर फिर से हेड, और थर्ड पर आपका आ गया टेल, यानी कि ये वाला इवेंट पॉसिबल्स है। ठीक है, ओके। और अगर फिर से आपका फर्स्ट कॉइन पर हेड आता है, सेकंड पर आपका टेल आ गया, तो हो सकता है कि फर्स्ट पर हेड आए। इन द सेम सेंस अगर आपने पहले पर आपके लिए हेड आ रहा है और दूसरे कॉइन पर टॉस आ रहा है, सॉरी टेल आ रहा है, और थर्ड वाले फिर से क्या आ रहा है, आपका टेल्स आ रहा है। ये देखिए आप देख पाएंगे, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। ये कब होने वाले कॉम्बिनेशन है, जब आपके फर्स्ट कॉइन पर हेड आ रहा है। अब सेम सेम वे में अगर आपके फर्स्ट कॉइन पर टेल आता है तो सेकंड पर पॉसिबल हेड आ सकता है और थर्ड पर भी आपका हेड। इसी टाइप से
ये वाला, फिर THT, फिर सेम सेंस आपका TTH, और ये आपका ट्रिपल टी। तो मैं इसका सैम्पल स्पेस ये लिखता हूँ क्या, और आपको गाइस पता होगा कि सैम्पल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। सैम्पल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। ओके, तो लिखते हैं सैम्पल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स व्हेन टोस्ट साइमल्टेनियसली। तो गैस S इज इक्वल टू, तो फर्स्ट आपका ट्रिपल H, सेकेंड इज HHT, नेक्स्ट इज HTH, नेक्स्ट वन इज HTT, नेक्स्ट वन इज THH, फिर आपका फर्दर THT, और फिर डबल TH, और फिर आपका ट्रिपल T। तो ये हमने एक सैम्पल स्पेस लिखा है किसका, जब हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली या एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो इसका सैम्पल स्पेस है। अब हम यहाँ पर एक 2 इवेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वो इवेंट आपके मैं लिख देता हूँ। एक तो आपका इवेंट होगा E, और एक आपका इवेंट लेता हूँ मैं F। आप इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं इवेंट को, मैंने फिलहाल ये E और F ले लिए हैं। अब देखिए गाइस, जो आपका इवेंट E है वो आपका इस टाइप से डिफाइंड है। E को बोल रहे हैं कि एट लीस्ट, एट लीस्ट 2 heads appears, एट लीस्ट 2 heads appears। और गाइस जो आपका F इवेंट है वो आपका कुछ इस टाइप से डिफाइंड है, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। ओके, तो पहले मैं E और F के सैम्पल स्पेस लिख लेता हूँ। तो देखिए जैसा आपने क्या देखा, E में आपका एट लीस्ट 2 हेड अपीयर, कम से कम, मतलब इसका मीनिंग क्या है, कम से कम 2 हेड तो हो, और 2 से ज़्यादा हो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं इसके फेवर में या इस E सेट के अंदर कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स या कौन कौन से इवेंट्स में आते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल एच इसके अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसने कहा एट लीस्ट 2 हेड, और यहाँ तो आपके पास 3 हेड है, तो ये जाएगा। क्या ये जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 हेड बोल रहा है, वो है अपने पास, तो यस डेफिनेटली ये भी जाएगा HHT। क्या इस टाइप से ये वाला जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आपके पास 2 हेड्स अवेलेबल है। ओके, क्या ये जाएगा इस? आई थिंक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही हेड है, और हमें कम से कम 2 हेड चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही आपका ये वाला भी जाएगा, विच इज़ THH। क्या ये जाएगा? ये नहीं जाएगा। ये जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, और गैस ये भी नहीं जाएगा। तो ये वाले क्यों नहीं गए? क्योंकि ये फंक्शन को, सॉरी इवेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। ऐसी सेम इसी टाइप से अब हम F का सैम्पल स्पेस या F के पॉसिबल इवेंट्स लिखने की ट्राई करते हैं। अब अगर आप फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ये तो बिल्कुल, इससे तो आप आग बंद कर, मतलब इससे तो आप आराम से लिख दोगे। केवल कौन सा? जहाँ पर केवल फर्स्ट कॉइन पर टेल्स आ रही है, तो आपके ये लास्ट के चारों इवेंट तो इसमें इंक्लूड होंगे, और बाकी ऊपर वाले चारों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसने क्लियर कहा है कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो डेट मीन्स यहाँ पर आपका THH, THT एंड TTH, और आपका ट्रिपल T यहाँ से आपका एंट्री करेगा। ओके गाइस, इसके बाद अभी देखिए हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं आपको उसको समझा देता हूँ कि यहाँ पर हम कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है। तो देखिए ये आपसे यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो गाइस क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, इफ, क्वेश्चन फॉर्म में लिख देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे जाएगा? इफ फर्स्ट कॉइन शोज टेल, then
find the probability of occurring of event f। तो गैस क्वेश्चन है आपके सामने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालने का। इफ फर्स्ट कॉइन शोज टेल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट टी व्हेन 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली। तो देखिए जो आपका ये स्टेटमेंट है इफ फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तो ये आपका सीधा सीधा स्टेटमेंट एफ ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले कौन सा इवेंट अकर्ड हो रहा है, पहले एफ अकर्ड होगा उसके बाद ई अकर्ड होगा, ठीक है। और उसने क्लियर कहा है इफ, यदि फर्स्ट कॉइन शोज टेल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट टी। इसे हम पहले कोशिश करते हैं सिंपल फॉर्मूले से निकालने की। और आपको पता है कि कोई भी अगर आपके पास इवेंट ए है और उसके अकर्ड होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है गाइस। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए पहले देखते हैं कि हमारे फेवर में पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं। अपने पास जो टोटल आउटकम्स क्या क्या है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मतलब कि जो अपना इवेंट एफ है उसके सारे पॉसिबल ग्रुप्स अपने लिए क्या है, टोटल आउटकम्स है। तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ कि इस केस में ये जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर आपके टोटल आउटकम्स हैं 4। और देखिए आपके फेवर में क्या है, हमारे फेवर में क्या है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट टी। इवेंट ई के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी, और इवेंट ई क्या है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। अब देखते हैं इस इवेंट एफ में हमारे पास कितने 2 हेड या मोर देन 2 हेड वाले हैं। आई थिंक इसमें ये फर्स्ट वाला इवेंट ही है, एफ क्या जो फर्स्ट वाला इवेंट है यही इवेंट ई को सेटिस्फाइड कर रहा है। और बाकी देखिए इसमें आपका एक हेड है, यहाँ भी एक हेड, और यहाँ तो आपका है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे फेवर में केवल और केवल एक ही इवेंट है। तो डेट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें हमने इवेंट ई के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी इवेंट एफ के अकर्ड होने के बाद निकाली है। या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इवेंट ई के लिए सैंपल स्पेस अब ये वाला नहीं है, अब इवेंट ई के लिए सैंपल स्पेस ये वाला बन चुका है। यानी कि आपकी इक्वेशन नंबर जो भी से फर्स्ट डाल देते हैं गाइस, उसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या हमारे लिए, इसके लिए सैंपल स्पेस है। तो गैस हमने निकाल ली है प्रोबेबिलिटी अपनी बेसिक अप्रोच से कि इवेंट ई के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी जब एफ आपका ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। अब हम इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में शो ऑफ कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ पी ई/एफ। तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स टू ई इंटरसेक्शन एफ। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ के साथ, देखिए ई और एफ इंटरसेक्शन मानता है दोनों में कॉमन। और यही देखिए आप ई और एफ में जो कॉमन है वही तो फेवर में जाएगा। ऐसा इवेंट जो ई में भी है और एफ में भी है, वो सारे इवेंट क्या है, हमारे इस क्वेश्चन के फेवरेबल इवेंट्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ई और एफ में केवल एक ही कॉमन है विच इज टी एच एच। आप चेक कर लीजिए इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। और गाइस अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू एफ। तो इसे हम सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। देख लीजिए यहाँ पर आपका 1 आया था, यहाँ आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें ऊपर नीचे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल सैंपल स्पेस था उससे हम इसमें डिवाइड करने जा रहे हैं, मतलब उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस अपॉन एन एफ अपॉन एन एस। और गाइस ध्यान से देखिए, ये आपका प्रोबेबिलिटी का एक्सियोमेटिक अप्रोच बन चुकी है। देखिए क्या होता था कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट टू ई एंड एफ, और यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस डिवाइड कर रहे हो, यानी कि यहाँ आपका जगह पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो गाइस ये अपना फॉर्मूला बन के रेडी हो गया किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। आई होप ये आपको क्लियर। अगर हालांकि ये आपके बोर्ड में कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाने की कोशिश करी। तो गैस फॉर्मूले का डेरिवेशन समझने के बाद अब हम आ गए हैं फाइनल फॉर्मूले पर। मीन्स देख लेते हैं इसकी मोटी मोटी सी डेफिनेशन क्या हो किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके देखते हैं, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस। क्लियर है, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस, मतलब जो आपका इवेंट ई है और जो आपका इवेंट एफ है वो आपका सेम सैंपल स्पेस से ही ओरिजिनेटेड है ऑफ अ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड या अकर्ड पी ऑब्लिक एफ, डोनेट करते हैं ऐसे गिवन बाय पी ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये इसका हो गया आपका फॉर्मूला किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। एक बार लेमैन लैंग्वेज बता देता हूँ आपको। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव कर चुके हैं और इसे हम एक डेफिनेशन फॉर्म में भी लिख चुके हैं। तो क्या है फॉर्मूला, सिंपल पी ई ऑब्लिक एफ। इसका मतलब क्या है कि जो हम इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कब, जब आपका इवेंट एफ ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ, probability of occurring of event E intersection F and probability of occurring of event F। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये आपका है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें सिंपल इसने आपको डेटा दिया हुआ है। देखिए तो डेटा आपको क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इसका डेटा सीधा डिकोड कर लेता हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा। कह रहा है इफ़, तो गिवन लिख लेते हैं। मैं सिंपल मैं स्टेटमेंट पढ़ता रहूँगा और उसे डिकोड करता रहूँगा। कह रहा है इफ़ पी ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इज 7/13। ओके, एंड कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो भी इवेंट्स कॉमन होंगे उनके अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी इज 4/13। तो आपसे फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है पी ए ऑब्लिक बी, यानी कि ये फॉर्मेट आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसमें क्या है कि हमें इवेंट ए के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है
जबकि आपका इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। यानी कि इवेंट बी के अकर्ड होने के बाद इवेंट ए के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला पी ए ऑब्लिक पी। ध्यान रखिएगा, जो इवेंट पहले अकर्ड हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा नीचे आएगी और ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, बी पी सिंपल है और ए इंटरसेक्शन बी। और ये फॉर्मूला मैं आपको पहले थोड़ा समझा चुका हूँ। तो इसलिए सिंपल आपको डेटा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ 4/13 और पी वी है आपका 9/13। इसने केवल पी एम केवल कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी इसका कोई आप यूज़ नहीं कर पाए हम। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। पता होगा आपको जो नीचे फ्रैक्शन होती है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। तो गैस ये आपको जाएगा 13/9, 13 से 13 जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4/9। इजी क्वेश्चन। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पेज एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल नंबर 2 और गैस ये है आपका पेज नंबर 534 पर। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और उसे डिकोड करता चलूंगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that both the children are boys given that at least one of them is a boy। फिर पढ़ने के बाद कह रहा है कि a family has 2 children, ओके है। what is the probability, अब अपने से क्या पूछ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर गिवन तो लिखता हूँ बाद में, पहले यहाँ पर फाइंड, क्योंकि हमें क्या पहले फाइंड की सेंस पहले आ रही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, कि जो दोनों बच्चे हैं वो क्या होंगे, बॉयज होंगे, given that at least one of them is boy। तो गैस तो अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है, डेट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कह रहा है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये बताना है। और इवेंट क्या कर हुआ है, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज। क्या कह रहा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज। ठीक है, कोशिश करते निकालने की, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका पहले। ओके, अब गिवन तो उसने क्या दिया था कि ए फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन, तो ये भी लिख देते हैं फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब देखिए पहले हम इसका एक सैम्पल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बॉयज़ को या बॉय को कैपिटल बी से डिनोट करता हूँ और गर्ल को कैपिटल जी से, तो देखिए इसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, सिंपल है। अगर फैमिली है या तो उसमें दोनों बॉयज़ होंगे, भाई बड़ा बेटा भी, जो पहला बच्चा है वो भी बॉयज़, जो सेकंड बच्चा है वो भी बॉयज़, लड़का। या मे भी पॉसिबल है वो दोनों क्या हो, पहला बच्चा भी लड़की हो और दूसरा बच्चा भी लड़की हो। या पॉसिबल है कि पहला बच्चा लड़का हो और दूसरी बच्चा क्या हो, लड़का हो। या पहला लड़की हो और दूसरा बॉय हो। तो ये इसका सैम्पल स्पेस है किसका, जो भी अपने इवेंट ये डिस्कस किया कि फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस। चलिए अब ये जो है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ इसकी, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज़। तो अगर मैं इस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो यहाँ पर मतलब ये आ रहा है कि अब हमें बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, तो हमें दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और ये बता दिया है कि एटलीस्ट और कम से कम उनमें से एक तो लड़का है ही है।
कम से कम एक लड़का है, ये हमें गिवन है, मतलब कि कोई गर्ल्स नहीं है उसके अंदर, जो भी फैमिली के वो काउंसलिंग करने जाने, एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज बॉय। तो अगर मैं इसका सैम्पल स्पेस लूँ किसका, एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज बॉय, तो गाइज इसका आपका सैम्पल्स बन जाएगा भाई, सिंपल है, या तो आपका ये वाला इवेंट जाएगा बी बी, या फिर बी एंड जी, या जी और बी, और ये वाला बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो इसमें केवल आपका एक ही इवेंट है विच इज बी और बी। ओके, अब मैं इसको एट लीस्ट वन ऑफ देम बॉय, इसको मैं फिलहाल इवेंट ई बोल देता हूँ और इसको मैं इवेंट एफ बोल देता हूँ। तो गैस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा आपका, मतलब इसका सैम्पल स्पेस कितना, देखिए ई और एफ में क्या कॉमन है, ओनली बी बी कॉमन है, तो यहाँ पर सिंपल आपका बी कॉमा बी आ जाएगा। ओके चलिए, तो अब मुझे निकालना है पी ई ऑब्लिक, सॉरी गाइस, तो गाइस फॉर्मूले से अपना क्या बन जाएगा, ये पी एफ ऑब्लिक ई, क्योंकि एफ को मैंने क्या इवेंट माना है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, और ई को माना है एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज बॉय। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इसमें इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। अब ई इंटरसेक्शन एफ साफ दिख रहा है बी, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, टोटल 4 है यहाँ पर। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई, अब इवेंट ई आपका देखो यहाँ पर आपके 3 है, फेवर में आपके 3 है, और टोटल पॉसिबिलिटी आपकी 4 की है, तो 3/4, 4 से 4 जाता, तो आपका आंसर है गैस 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन डेट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज। थैंक यू गाइस।